अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुश आमदीद। मैं हूँ मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। शेख रशीद के इंकशाफात ने सियासी मैदान मजीद गर्मा दिया है। लीगी क़यादत की मुलाकातों के बाद मौलाना फजल रहमान की भी आर्मी चीफ से मुलाकात का इंकशाफ हुआ है। आइंदा कोई लीगी कारकुन अस्करी या एजेंसी के नुमाइंदों से मुलाकात नहीं करेगा। नवाज शरीफ साहब का ऐलान सामने आया है। क्या नवाज शरीफ के इस ऐलान के बाद शहबाज शरीफ अस्करी क़यादत से खुफिया मुलाकातों से रुक जाएंगे? प्रोग्राम में बात करेंगे। एक और इशू, बात गाड़ी की चोरी से बहुत आगे निकल चुकी है। सीसीपीओ पर कमेटी में चढ़ाई करने वाले लीगी एमपीए के गले में पड़ गई है। माजी में मोहसिन शाह नवाज रांझा के खानदान पर संगीन इल्जामात के दर्ज मुकदमात सामने आ चुके हैं। इनसाइट क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। इस्लामाबाद में डाकू चोर कब्जा ग्रुप्स का राज है। पुलिस कब्जा माफिया के इशारों पर जमीनों पर कब्जे करवाने लगी है। इस्लामाबाद पुलिस की वो कौन सी सीट है जो कब्जा माफिया के जेर असर चलती है? पुलिस इंतजामिया के कई अफसरों के फारिग होने की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। पीटीआई हुकूमत का गैस की कीमतों की तमाम सूबों के लिए यकसा कीमतों पर दस्तयाबी का कानून लाने का एक फैसला हुआ है। क्या पीटीआई इस फैसले को मुश्तरका मफादात काउंसिल से मनवा सकेगी और इस पर सिंध हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होगा? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। आमिर साहब, पहले कहा गया था मुलाकातें नहीं हुई, फिर पता चला एक हुई, फिर पता चला 3-4 हुई, अब पता चल रहा है कि मौलाना फजल रहमान से ही मुलाकातें हुई हैं। ये कब तक मुलाकातों का ये सिलसिला पता चलता रहेगा? ये तो अभी सिलसिला थमा नहीं है। पता नहीं आने वाले दिनों में और कितनी मुलाकातों का जिक्र आएगा और मुलाकातों की तफसील भी कि क्या कहा गया और किसने क्या क्या कमिट किया। जो ये शेख रशीद साहब ने भांडा फोड़ा है चौराहे के अंदर कि जनाब मौलाना फजल रहमान भी मिले हैं, और वो उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि उनको जो मिले हैं, जो वो इशारा दे रहे हैं शेख रशीद साहब, वो धरने के दौरान मिला है, जिसके साथ से जिससे तासुर ये मिलता है कि वो जो धरना एकदम से जो ख़त्म हो गया था, वो कहीं से वो तरगीब आई थी तो उसके बाद धरना ख़त्म हुआ था। तो वो उसके ये एक तो इम्पोर्टेंस है। उससे ज़्यादा बड़ा जो क्लासर साहब का हमें किसी ने पॉइंट आउट किया जी, मैं खौफनाक बड़ा कहता हूँ, ये बमशेल बड़ा कहते हैं। तो इनके बकौल जो बमशेल गिराया है ना, वो नवाज शरीफ साहब ने गिराया है कि उन्होंने एकदम से आज जो है ना 35-40 साल की सियासत के बाद उन्होंने ना फाइनली, उनकी पहले बेटी ने कहा था कि जनाब नहीं मिलना चाहिए था वहाँ पे, अब उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि जनाब मुस्लिम लीग का कोई आदमी आइंदा से ना किसी एजेंसी के बंदे से मिलेगा और ना ही फौज के किसी आदमी से मिलेगा। और आप उनको संजीदा ले बैठे हैं। अब बात यह है कि वो, वैसे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपका टेम्पो नहीं तोड़ना चाह रहा। 2006 के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ साहब ने दस्तखत किए हुए हैं कि हम किसी यहाँ पे जर्नल को, सर्विंग जर्नल को, इंटेलिजेंस एजेंसीज के अफसरान को नहीं मिलेंगे। जो अपने लिखे को मुकर गए हैं गजनी सिंड्रोम जो हमारे यहाँ चलता है, मियाँ साहब को गजनी का कोई हो गया है। 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दोनों लिख के दे चुके हैं, मियाँ साहब के दस्तखत है कि किसी सर्विंग जर्नल से, इंटेलिजेंस अफसर से, आर्मी चीफ हो, DGISI हो, हमने नहीं मिलना। उसके बाद इनकी दर्जनों मुलाकातें हैं। आप ही सीरियस ले बैठे हैं इस बयान को? चले, मैं नहीं ले बैठा। इतना मुझे मुश्किल नज़र जो आती है वो सबसे ज़्यादा, जिस तरह आपने कहा, शहबाज शरीफ साहब के लिए आती है या बाकी पार्टी के जो इसको इम्प्लीमेंट करना, हर एक के ऊपर ये नज़र रखना कि पार्टी के अंदर जो है हर किस्म के बंदे होते हैं, काफ़ी जो है लोकल लेवल पे मिलते हैं, ऊपरले लेवल पे मिलते हैं, वो सब के लिए बड़ा मुश्किलात कर दी हैं। और मेरे ख्याल सियासी तौर पे सियासतदान के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि ये उम्मीद देना कि जनाब हम कल को पावर में आएंगे। इससे जो ये एक मायूसी फैलेगी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आज तक कभी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी या उनके साथ मिल जुला के तो कोई हुकूमत मुझे नहीं याद पड़ता कि उनके बगैर आई हो। तो इससे क्या वो बाकियों को ये मायूसी हो जाएगी जो इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं। मैं कई दोस्तों, आपके कई दोस्त हैं जो ये बार बार कहते हैं नहीं अंदरों साडा निज़ाम है ऐसे, वो खुद शहबाज शरीफ साहब कहते फिरते हैं। तो एक तो उनके लिए मुश्किल है, मगर उससे ज़्यादा जो फिर है वो मौलाना फजल रहमान का जो बयान आया है और उसका वो ज़्यादा खौफनाक है मेरे बकौल। खौफनाक जो मैं कहता हूँ, वो उनकी अंदरूनी JUI की मीटिंग है, उन्होंने एक तकरीर की है, ये दिखाई जा रही है, TV पे नहीं ज़्यादा चली,
मगर उसके अंदर उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं। एक तो नैब के मतलब वो क्लासा साहब ने क्योंकि उनको तरगीब दे दी है, मैं तो समझता हूँ ये कह रहे थे खाते डाल दें। ना आपने वो जो कह रहे हैं बंदे लेके डराया, जो आऊंगा। पहले ही उनको ये बहुत माशाल्लाह बहुत समझदार जीरक सियासतदान है, पर जो आपने ये कल कहा ना कि वहाँ जनाब लाखों के जत्थे लेके जाएंगे कल नहीं मंडे को और कहा था। फिर मंडे को कि वो उनके गिरबान पकड़ लेंगे, उन्होंने एग्जैक्टली वो वर्ड बाय वर्ड आपकी दोहरा दी है बात। मेरे पे डाल दें उन्होंने केस ये। कहा ये गीदड़ बड़कियां अपने पास रखे हैं नैब को। वो जिस तरह आसिफ जरदारी ने कहा था ना कि है किसी की जुरत ईंट से ईंट बजा ईंट देंगे। से ईंट बजा देंगे, तो इन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा हमारे जो कारकुन है ना ये कोई खुशामदी टोले नहीं है, ये तुम्हारी गर्दन पकड़ना जानते हैं। एक तो पहले नैब को बड़ी उन्होंने दिया है कि सोच समझ के आना मेरी तरफ। दूसरा उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक बड़ी खौफनाक बातें की हैं और मौलाना फजल रहमान की, और अगर नवाज शरीफ की मिला ली जाए बात तो एक नज़र आ रहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट और ये अपोजिशन की एक, अगर बयानों से जाया जाए तो एक घमसान की जंग होने जा रही है पाकिस्तान की तारीख में। लगता ये है कि अगर बयानों पे जाया जाए, अभी पता नहीं कल को क्या होता है, जिस तरह आपने कहा कि दोबारा रीशफलिंग समर सॉल्ट मारते वक्त देर नहीं लगाते, पर फिलहाल तो लगता है कि पाकिस्तान का एक नया दौर आ गया है और सिविल मिलिट्री की जो ये 70 साल से लड़ाई, ये जो टेंशन चलती थी वो फाइनल फेज में हो गई है। अब इब के फैसला हो जाएगा, ईब के हो इब जाएगा। के फैसला हो जाएगा कि या आर या पार, या सिविल मिलिट्री वाले सिविल वाले जीत जाएंगे या फिर इस्टेब्लिशमेंट जीत जाएगी कि नहीं जनाब हमारा इस ताकत के अंदर, सियासत के अंदर शराकत का अमल जारी रहेगा और ऐसे ही होगा। मगर अभी फ़िलहाल दोनों तरफ से ललकारे आ चुके हैं और नवाज शरीफ साहब ने से ज़्यादा फजल रहमान साहब ने कहा है, उनके जनाब जो ख़तरनाक बात की है उसमें, उन्होंने कहा है कि हमें बुलाया किसी और वजह से था और फिर बाद में बातें और कर दी। तो इसमें जो उन्होंने धमकी दी है ना कि जनाब ये खबर क्यों नहीं बाहर आई कि तमाम सियासतदानों ने जिस चीज़ के लिए बुलाया गया था कि गिलगित और बल्तिस्तान को जो सूबा बनाना है, क्योंकि अब पब्लिक हो गई है, तो उन्होंने कहा सब सियासतदानों ने ना कर दिया है। अब ये सारे सियासतदानों के बिहाफ पे ये फजल रहमान साहब ने जो है ना स्टेटमेंट दे दी है कि जनाब हम ये नहीं करने जा रहे। ये एक बहुत बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकता है, एक नेशनल क्राइसिस हो सकता है, क्योंकि आगे जो इंडिया और चाइना की जो एक जंग की सूरत हाल है और उसमें क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट ने जो बुलाया था वो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना लिया है, तो खित्ते की और इंडिया की ये टेंशन के अंदर जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए उनकी दानिश में ये ज़रूरी है कि इसको सूबा बना दिया जाए। तो उस पर उन्होंने बेसिकली कहा है कि जनाब आगे FATF पे तो हमने कोऑपरेशन कर लिया था ना, तो उन्होंने कौन सा कोऑपरेशन किया था? वो तो वॉकआउट कर गए थे पहली स्टेज के ऊपर, अच्छा, दूसरी पे तो उन्हें मेरा ख्याल जॉइंट पार्लियामेंट बुलानी पड़ गई पहली थी। स्टेज के ऊपर वो जो है किया था, इसलिए तो शुक्रिया के लिए बुलाए गए थे सारे, इसी के लिए कि जी आपका जो दावत डिनर जो हुआ था वो गिलगित बल्तिस्तान एक था, दूसरा ये था कि FATF पे ऊपर पहली स्टेज के ऊपर तावन करने का शुक्रिया, साथ में ये एक्सप्लेन करना था मतलब नया भी डाल दिया एक। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि नॉन कोऑपरेशन का जो है ना मौलाना की तरफ से तो आ गया है। मौलाना पैसे ही पहले भी यही कह रहे हैं कि जनाब वो इस्तीफे दें सारे, तो पता नहीं अभी ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का वर्जन देखना है कि वो भी इस मसले के ऊपर कोई कौमी सलामती की यकसानियत इस पर रखते हैं या नहीं रखते हैं, या वो भी इतने बागियाना हो गए हैं जितना कि नवाज शरीफ साहब का बयान आ गया है। तो कहा साहब मैं उससे लास्टली एक स्टेप आगे चले गए हैं मौलाना, और उन्होंने अपनी ज़ोर बयानी के अंदर एक सख्त जुमला कह दिया और वो ये कहा है कि अपना आरोप डाला है कि जनाब मैं बड़ा पुराना सियासतदान हूँ। उन्होंने कहा जनाब कि जब आर्मी चीफ कप्तान थे ना, मैं उस वक्त पार्लियामेंटेरियन था, तो मुझे ना समझाएं कि जनाब सियासत क्या होती है और क्या है। अब इसको इंटरप्रेट आप कर सकते हैं, मेरे पर जल जाते हैं इसके बाद मेरे पर जल जाते हैं, इस पे आप जरा ये मुलाकातों का ये सिलसिला थमेगा या आगे भी मजीद और चलेगा? दो चार साहब ने बड़ी अहम की हैं। एक तो आमिर साहब ने कहा ना मुलाकात का मौलाना फजल रहमान साहब वाली का कि शायद उस मुलाकात के बाद ये जो है यहाँ पे धरना जो था मौलाना साहब का तो ये थम गया था। पिछले साल की बात है, जब अक्टूबर नवंबर में हो रहा था मेरा ख्याल है मुलाकातें धरने से पहले हुई थी सर, ये धरने के बाद नहीं हुई कि उनको रोकने के लिए उन्होंने बुलाया था। मौलाना साहब भी थे
गफूर हैदरी साहब भी थे, मई इन्फॉर्मेशन, और साथ में अकरम दुरानी साहब भी थे जो इनके वज़ीर आला भी रहे यहाँ पे। ये तीनों वहाँ पे जाके आर्मी हाउस में जनरल बाजवा साहब से मिले थे, डिनर लंच किया था, और वहाँ पे बहुत सारी सख्त डिबेट हो गई थी। चलें हम डिबेट कहते हैं अंग्रेजी में। शेख से ज़्यादा आपको पता है जो है ये गेट नंबर 4 से लगता है अभी ओके। नहीं सर, मेरी कहाँ मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि शेख रशीद साहब को इतना कैसे पता है कि कौन कितना टाइम लेता है? अच्छा सवाल पूछा आपने। तो मैं हमारी क्या जनाब, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, हम और आप कहाँ पे, मतलब शेख साहब कहाँ, शेख साहब का मर्तबा, और कहाँ वो क्या कहते हैं, कहाँ राम तेली, कहाँ पे वो कहे ना कहाँ गंगू तेली, और कहाँ राम भगवान वाला हिसाब है। खैर, तो जनाब ये इनकी मुलाकात, इनको बुलाया गया था उस वक्त कि आप यहाँ धरना मत करें, इस वक्त पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मौलाना साहब ने वही शिकायतें की कि अपने सेलेक्टेड ले, ये ले, चीज़ें ले। खैर बड़ी अच्छी खासी डिबेट हुई, मैं डिबेट कह रहा हूँ, अच्छी खासी डिबेट हुई। बाद में खैर वहीं बैठे बैठे मामला ठीक भी हो गए थे। और मेरी इतला ये है कि मौलाना की एक नहीं 2-3 मुलाकातें हुई हैं उनकी। अच्छा, उस पर इनसे आर्मी चीफ साहब से। दूसरे 2 नाम मैं और ड्रॉप करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं उनसे, हालांकि मेरे पास कन्फर्मेशन है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ वो क्या कहते हैं। एक तो मैं राना सनाउल्लाह साहब से पूछना चाहता हूँ, ये भी कभी आप पारे में चाय शाय पीने गए थे कोई अपने केसेस के हवाले डिस्कशन है DGISI से? जस्ट आस्किंग। राना साहब अगर इस पे ज़रा कोई अपना वर्जन दे दें तो उसके बाद पूरी कहानी सुनाई जा सकती है। अब एक करके पलते फुरते हो ना। और किसकी सिफारिश करवाई थी वो बड़ा अहम नाम है, वो किसी को नहीं पता कि किसको दरमियान में डाला, किसकी सिफारिश पे जाके इनकी मुलाकात हुई है। चाय पे हुई है, मैं आप पारे की बात कर रहा हूँ, हो सकता है किसी खोखे पे हो गई हो, कभी आते जाते कैफे पे हो, ढाबे पे हो गई हो, हम किसी को वो नहीं कह रहे। ऐसे अमीर मुकाम साहब ने भी कोई दरमियान में बंदा डाल के वो भी ढाबे शाबे पे गए और वो भी चाय शाय पिए हैं। अच्छा। उनको भी अपने केसेस की फिक्र थी। अब मियाँ साहब एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ 2 नाम मैं आपको बता रहा हूँ। होप के ये राना सनाउल्लाह साहब से हमारे बड़े अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप है। दोस्ती तो सियासतदान से कभी हो ही नहीं सकती, ना वो इसको कोई बेवकूफ़ी क्लेम करेगा। वर्किंग रिलेशनशिप हमारे अच्छे हैं राना साहब से, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो ढाबे शाबे पे अपारा साइड पे कोई गए थे कोई चाय शाय पीने, और कहा हो कि जनाब कुछ आते जाते को भाई साहब ये हमारी यहाँ पे या हमारे पे जो ANF ने केस डाला हुआ है 20-40 टन मन का हीरोइन का, ज़रा इससे हमारी जान छुड़वाई जाए। अब मसला ये है, मियाँ साहब ने खुद तो अपने केसेस में से जान छुड़वा ली है। एक इनका मुझे मिला नवाज लीग का लीडर जो जेल में रहा, दुआ सलाम हमारी थी, आप भी जानते हैं उसको। उन्होंने कहा, वो उस तब पे बढ़ूंगा कि मुझे एक बात समझाएं, ये जेलें हमारे लिए रह गई हैं, अपने लिए। आप समझ गए होंगे मैं किनका कह रहा हूँ। वो आगे भाई साहब अपने लिए ये खुद डील मार लें, खुद लंदन बैठे हुए हैं, कह रहे थे चले गए हैं, लंदन चले जाएं, ये जद्दा चले जाएं, ये बच्चे साथ लेके जाएं, हमें पता ना चलने दें, फिर हमें पता ना हो पीछे पार्टी चलानी कैसे है। और उसके बाद हमसे तवक्को रखें कि हम किसी जर्नल से ना मिलें, हम किसी से मीटिंग ना करें, हम अपनी जान ना छुड़ाएं, हमारे बीवी बच्चे नहीं है, हमारे बिजनेस नहीं है। ये फिर आके स्वीपिंग आपसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं कि जनाब अली आप लोगों ने बिल्कुल लॉयल रहना है, जेलों में रहें, मर रहे हैं, जिए, कुछ भी हो जाए, आपने मुलाकातें भी नहीं करनी, वो हम करेंगे, हम उस पर डील कट करेंगे। आप लोगों ने डील कट नहीं करनी आपने उस पर। सो वो अभी भी यही कुछ हुआ है कि वो मरियम के लिए मांगेंगे, वो अपने दमादों के लिए मांगेंगे, अपने लिए सिर्फ पैसे। जैसे गौस अली शाह ने कहा था, वो लंदन में अक्सर वहाँ पे मियाँ साहब के ड्यूक स्ट्रीट में मैं भी होता था, अरशद शरीफ, जियाउद्दीन साहब, हम सारे होते थे वहाँ पे उस रिपोर्टिंग के लिए 2006-7 में। वो गौस अली शाह साहब बेचारे सिंध के वज़ीर आला, तो अक्सर पूछते होते हैं मियाँ साहब, वो सिंधी स्टाइल में बेचारे वो शोदे से बिल्कुल वेरी पोलाइट हम्बल मैन। वहाँ के शाह वो पूछते, इतना बड़ा सऊदी जहाज़ आपको कतरी लेने आया था मियाँ साहब, उस जहाज़ में मेरे जैसे गरीब की इतनी छोटी सी सीट भी नहीं बनती थी कि मुझे भी साथ ले जाते, और मैं आपके साथ वाले सेल में कैद था अटक जेल में, आपने मुझे हवा नहीं लगने दी। ये मेरे मुँह पे कहा हुआ है उन्होंने। और मियाँ साहब ने उसको वो सजा दी, वापस आके उन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर साहब इन कंपनी को गवर्नर लगाया। वैसे ज़ुबैर साहब का जिक्र आके तो उसका कोई कहते हैं तो थोड़ा सा फोलते हैं, अब बात उधर निकल पड़ी है। तो राना सनाउल्लाह अमीर मुकाम का तो मैं बता रहा हूँ कि ये आप पारा के एक ढाबे पे चाय पिए हैं, ठीक है सर। अब इनकी सुन लें ज़ुबैर साहब की। ज़ुबैर साहब कैसे एंटर हुए जिनकी वो चीज़ें हुई। जिस दिन आर्मी चीफ बने थे कमर जेब बाजवा साहब, इन्होंने मियाँ साहब को तस्वर दिया था कि आई एम वेरी क्लोज टू बाजवा साहब, के साथ पढ़ता था। ये उनसे मिलने के लिए घर भी गए, और मियाँ साहब को बाद में आगे बताया भी सही कोई कुक वगैरह वो और चीज़ें, चले हम उस मिन्यूट डिटेल में नहीं जाते, कि मियाँ साहब पे रोप डालने के लिए ज़ुबैर साहब ने उनको बताया कि ये ऐसे, जैसे हमारा बच्चों के साथ उनकी तस्वीरें फेसबुक पे लगाई थी, वो हमारी होती है ना फूक फा होती है, कोई बड़ा अफसर हमारा यार लाग जाए तो फिर हम तस्वीरें तो सेल्फियाँ, तो फिर उसके बाद सोशल मीडिया, हमारे जैसे देहातियों के मसाइल हैं। लेकिन जनरल उमर के बेटे का मसला नहीं होना चाहिए था, मेरे जैसे देहाती का हो सकता है, लेकिन इतने बड़े नहीं। मगर वो आपने जो सही कहा था कि वो गवर्नर सिंध जो लगाया गया था वो इसी वजह से लगाया गया, इसी वजह से लगाया गया। उनकी वो शान नहीं थी। बहरहाल उनको इसी वजह लगा कि किसी दिन काम आ जाएंगे। वो किसी दिन काम आए,
उन्होंने अपॉइंटमेंट ली, फ़ोन उठाया और जाके मिले उनसे, जनरल साहब से 2 दफ़ा मिले। और फिर उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने जब ये बहुत बड़ा उन्होंने दावा किया कि नहीं मिलना चाहिए, तो देन फिर वहाँ से DGISPR ने उनको कहा कि भाई साहब ये तो आपका एजेंडा लेके आए थे, जो शेख साहब भी आप बात कह रहे थे। सो बहरहाल सर किस्सा मुख्तसर मैं चाह रहा हूँ कि आपसे वो फजल रहमान साहब के जो सख्त बयान है ना एस्टेब्लिशमेंट में, अगर क्लिप है तो हमें प्रोड्यूसर साहब दिखा दें। क्लिप मौजूद नहीं है, क्लिप मौजूद नहीं है, तो मैंने बता ही दिया आपको, उसके ऊपर मैं चाह रहा था। मैं एक और पे आते हैं, मैं उससे पहले के उस फजल रहमान साहब के हवाले, मेरा तो आपको पता है, मैंने तो पहले कह दिया था कि जो मरियम नवाज के 100 पत्थर लोगों को नहीं खा सके, मौलाना के ये मदरसे के बच्चों को संभाल सकते हैं, ये तो मैंने उस मंडे वाली अक्ल की बात है, कॉमन सेंस है। आप ही जज्बाती होकर बैठे हुए थे कि पाकिस्तान की बड़ी रिट है, नैब बहुत बड़ा एक वो बन चुका है, एक देह बन चुका है, देह बन चुका है जो आदम वो बंदे खाता है। तो मैंने कहा हुजूर ये मरियम नवाज साहिबा के 100 बंदों को नहीं फेस कर सकेंगे, ये बेचारे ये शोधे से लोग हैं, कमज़ोर पे चढ़ दौड़ेंगे और ताकतवर के पाँव पकड़ लेंगे। नैब तो इस तरह का इदारा है, कब इसने कोई बड़े आदमी की अकाउंटेबिलिटी की कोशिश की है? ये तो आपके सामने जिनको पकड़ा फिर क्या हुआ उनके साथ, वो सबको पता है किस तरीके। मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ, जो नवाज शरीफ साहब ने आज बड़ा बम छोड़ा है वहाँ से लंदन से कि अब मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि हमारे जो है ना, अब ये क्या बात हुई, राना सनाउल्लाह साहब भी चाय पी लें जाके उसे ढाबे से, भी पी लें, ख्वाजा से भी जाके पी लें, फिर एहसन इकबाल साहब भी चले जाएं, फिर उसके बाद अमीर मुकाम भी चला जाए, अभी और नाम भी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये चले जाएं। तो उनको तो लगता है कि मेरी पार्टी में खलबली मच चुकी है। मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ साहब को पता होगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी चाय पी है ढाबे पे बैठ के अपारा में या अमीर मुकाम में। अब हर कोई अपने, क्योंकि जिसकी सिफारिश करवाई है ना राना सनाउल्लाह ने, मेरा ख्याल है, अगर डिनाई करेंगे तो नाम भी बता दूंगा मैं, तो वो मियां नवाज शरीफ साहब तक वो नाम, मेरा नहीं ख्याल, मियां साहब उस बंदे को पसंद नहीं करते, कोई ज़ाती तौर पर इन्होंने अपना कोई वो मिलाया है। मियां साहब को ये लगा है पता कि ये खलबली मच गई है, वो नहीं होती यहाँ पे एक उनको कुछ शहीद चाहिए, कुछ लाशें चाहिए, कुछ बंदे जेल में चाहिए, इस तरह तहरीकें चलती हैं। हर कोई डील मार लेगा उनकी तरह तो फिर वो पार्टी कैसे चलेगी? मुझे बेनज़ीर भुट्टो साहब याद आ गया, जब यहाँ पेट्रियट ग्रुप बनाया था ना इन्होंने, ये पीपल्स पार्टी का 18-20, मैंने फैसल सालेह साहब ने, तो ये यहाँ पे उस वक्त आपको याद होगा ये थे, उस पर क्या नाम, रजा हयात हिराज साहब थे। तो मैंने इनसे पूछा, मैं उसमें रिपोर्टिंग करता था पार्लियामेंट को, अभी भी करते हैं, तो मैंने कहा जी आप लोगों ने पेट्रियट ग्रुप बना लिया, बेनज़ीर भुट्टो बेचारी ने बैठी। तो मुझे मेरे ख्याल फैसल सालेह साहब ने कहा था, या उसने, या रजा साहब या किसी उनका बात सुने, बेनज़ीर भुट्टो भी तो उन्हीं जर्नलों से, उसी ही एजेंसी से गुफ्तगू कर रही थी जिसे हमने की है, ये एग्जैक्ट वर्ड थे। उनका वोट हम लेके आए हैं, मैं उनके नाम पे पार्टी का टिकट था, उनका देन व्हाट, उसने कहा वो बहर बैठी हुई हैं, हमने यहाँ सियासत करनी है। पिछले हम ये 10-12 साल से पॉलिटिक्स से बह रहे हैं, हुकूमत से बह रहे हैं, वो बहर बैठे, हमें कहते हैं इनसे ना मिले, तो फिर खुद क्यों मिल रही हैं? उन्होंने कहा ये अमीन फ़हीम साहब क्यों मुलाकातें कर रहे हैं वहाँ पे ISI से। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को पिम से रात को ये 2 बजे उठा के वहाँ सेफ हाउस में जाके मुलाकातें क्या हो रही हैं उन्होंने, तो उनका ये कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो साहब जरदारी डील कर लें तो वो डेमोक्रेटिक है, अगर हम 18-20 लोग डील कर लें ISI के साथ और हुकूमत अपनी अलहदा बना लें तो हम उसके बाद एक पॉलिटिकली तौर पर हमारी कूव हो जाती है। सेम नो गोज़ फॉर PML नवाज के PML नवाज में लोगों को पता चल गया है कि मियाँ साहब एंड कंपनी अपनी फैमिली के लिए डील संभालते हैं, लिहाजा जिसका जहाँ दाव लगता है ना अपनी जान बचाओ। वो ख्वाजा आसिफ साहब रात को फ़ोन करे आर्मी चीफ को, वो उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब अमीर मुकाम चाह के चाय पिए, एहसन इकबाल साहब पिए, और लोग जो जिसका दौर लग एक लास्ट ही मैं बस एक कह दूँ, अब शायद ब्रेक लेनी है, कि कल क्योंकि मरियम बीबी ने अपने चचा को एक किस्म की इनडायरेक्टली झाड़ पिला दी थी कि ये आइंदा कौन मिलके गया बगैर इजाजत के, तो वो शायद बुरा माना गया, तो नवाज शरीफ साहब ने ऊपर से वही दोहरा दिया कि ये मेरी भी यही राय है इनके साथ। ठीक है, यहाँ पे नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक हम डिस्कस करेंगे। कल हमने एक स्टोरी डिस्कस की थी जिसमें CCPO लाहौर उमर शेख पर जो नून लीगी MNA है मोहसिन नवाज रांझा साहब, उन्होंने चढ़ाई की थी, और उसके बाद जब वो स्टोरी आगे चली तो उन्होंने उसको कहा कि ये रॉन्ग स्टोरी है। उसी के ऊपर एक फॉलो अप है और क्या मज़ीद उसके हवाले से इंकशाफात हुए हैं, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, कल हमने एक स्टोरी की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि कौमी इस्तेहकाक कमेटी में CCPO लाहौर उमर शेख के ऊपर लीगी MNA जो है मोहसिन नवाज रांझा साहब, उन्होंने खूब चढ़ाई की थी, जिसकी हमने उनके गुस्से के पीछे जो असल वजह थी वो हमने डिस्क्लोज़ की थी। आज माजी में कुछ मोहसिन नवाज रांझा के ख़ानदान के ऊपर कुछ संगीन इल्ज़ामात थे जिनके हवाले से कुछ मुकदमात दर्ज हैं, उसकी कोई इनसाइड स्टोरी है? आमिर साहब क्या स्टोरी है? स्टोरी तो हमने कल ही जिक्र कर दिया था। हमारा बुनियादी बात
कहने का मकसद ये था कि बिल्कुल ठीक है, उनसे CPO साहब से गलती हुई थी कि उन्होंने वो जो बयान दिया था वो गलत था, सब ने उसकी मजम्मत की और वो 15 दिन से उसकी माफ़ियाँ मांग रहे हैं। पर हमें ये थोड़ा सा लग रहा है कि इसके पीछे काफ़ी सारी सियासत भी हो रही है, क्योंकि नून लीग को ये ख़तरा है कि ये लाहौर में जो लगाए गए हैं शायद उनको इसके ज़रिए जो वहाँ से देखें ना 25-30 साल से उनका एक टोटल कंट्रोल पंजाब के ऊपर और लाहौर पे रहा है। तो इनको लगाने की वजह ऑब्वियसली PTI की ये भी है कि वो जो लॉक जैम है, वो जो जकड़ा हुआ लाहौर को, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने पूरे अपनी तरफ से इन साहब को चुना है। तो अब उसके पीछे सियासत भी है, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी ज़्यादती भी उसके साथ हो रही है। तो मोहसिन राजा साहब ने जो है ना कल जो हमने वीडियो दिखाई थी वो भी दिखाते हैं, मगर हमने उस पर कहा था कि इनका जो इतनी ज़्यादा इन्होंने खड़े होके जिस तरीके से आउटबर्स्ट था इनका, एग्रेसिवली बहुत ज़्यादा की थी, उसके पीछे ज़ाती वजूहात भी हैं कि इनका माजी में जो है उनके साथ एक इनके भाई के ऊपर FIR हुई थी जिसके अंदर 2 कारों की चोरी की बरामदगी के हवाले से केस था। तो हमने कहा जी ये वो पुराने गुस्से निकाल रहे हैं। तो उन्होंने आज जो है ना ट्विटर के ऊपर उन्होंने कहा जी रॉन्गली एक्यूज्ड कि ये मेरे पे इल्ज़ाम है, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। तो ये FIR की कॉपी है जो कि 2007 के अंदर दर्ज है, ये हम इस वक्त TV स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, ये मौजूद है, जो कि उस ज़माने में दर्ज हुई थी जबकि उमर शेख साहब वहाँ पे सरगोदा में DPO थे। तो उसके बाद मज़ीद जो है उनके सिर्फ इसके अंदर जो नाम है ये इनके मरहूम वालिद साहब जो है मोहसिन के शाहनवाज राजा साहब जो हैं काबिल एहतराम, वो उनका भी नाम है और हसन शाहनवाज इनके भाई का भी FIR में नाम है। मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये डिस्पोज ऑफ हो गई होगी। हमने कोशिश की कि इसका बता दें इस केस का क्या बना, बाद में से शायद क्लियर हो गए होंगे नाम। मोहसिन साहब से रब्ता किया तो उन्होंने TV पे हमें नहीं ज्वाइन किया, किसी वक्त बाद भी वर्जन दे सकते हैं। मगर आज वहाँ पे दोबारा जो है कायमा कमेटी की नेशनल असम्बली के अंदर मीटिंग हुई जिसके अंदर उन्होंने इनकार किया कि नहीं जनाब, वो मेरा इनसे कोई ज़ाती लड़ाई ऐसी रंजिश नहीं थी, बल्कि ये उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जो उमर शेख साहब हैं ये तो मुझसे सिफारिशें कराते थे कि मुझे सरगोदा में DIG लगवा लें, तो उन्होंने ये मज़ीद लगवाया। मगर अभी मामलात जो है ना कि मज़ीद उन पर शहबाज गिल साहब ने और इल्ज़ाम एक बहुत सख्त लगा दिया है। वो ये लगाया है कि जनाब एक पंजाब के बहुत नामी ग्रामी कातिल थे, उन पर दर्जनों के कत्लों का इल्ज़ाम था, उनका नाम था शहबाज बिंडर। आज शहबाज गिल साहब ने ये कहा है कि जनाब इनके डेरे से शहबाज गिल साहब भी शहबाज बिंडर साहब पकड़े गए थे। तो ये अब खुद बैरिस्टर हैं, आई एम श्योर ये शहबाज गिल साहब को जो है ये उन पर मुकदमा करेंगे और उनके ज़रिए प्रूव करेंगे ये चीज़ें गलत हैं। हमने सिर्फ FIR का कहा था, FIR दर्ज हुई है, हमने ये नहीं कहा था कि उन्होंने एक्चुअली चोरी की है। बाकी वो अगर क्लिप है तो दिखा दें, क्योंकि इनका जो मैं नहीं मानता कि इनका जो रिएक्शन था वो ऑर्डिनरी था, बहुत ज़्यादा। एक MNA हैं, पढ़े लिखे हैं, इस तरीके से MNA का रवैया नहीं होना चाहिए था। वो मेरा क्लिप ज़रा अगर आप दोबारा दिखा सकें, आप खुद फैसला करें कि ये ज़ाती रंजिश नज़र आती है या नहीं नज़र आती। मालिक कोई नहीं है, भाई मालिक आपका रवैया है, आपका सोच, आपकी उदार है। जो आपने उस खातून के बारे में बात की है सर, मेरी बात सुनो। आपकी तो सोच का वहां से अंदाजा होता है। ये बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। मेरी बात मेरी This is not on। मेरी अर्ज पे सुनो। आपने यहाँ पे सबको समझ लिया कि हम यहाँ पे कोई दूसरा मर्जी करें। मेरी अर्ज तो सुनिए, आपने क्वेश्चन किया, मैं जवाब देता हूँ। मेरे क्वेश्चन का जवाब दे, बट ये नहीं है कि आप मुझसे क्वेश्चन चाहिए। मुझे मैं अर्ज पे questioning me. You are appearing before the parliamentary committee. You should address the chair. वहाँ से चेयर की Who the बात hell? अजीब बात जनाब चेयरमैन, इनका पूरा रिकॉर्ड में हुआ है, इनकी सर्विस का पूरा रिकॉर्ड में हुआ है। Privilege breach हुआ है। As an MNA, he has breached my privilege. He is questioning me. You member of the committee is questioning me. ये माजरत करता हूँ, सब ब्रीच हो गया सबका breach हुआ है। जी। मैं गाल तो
उस पे भी मामला ये क्या मतलब है? हम यहाँ पे पेश हुए हैं ये कोई बात है? हर जगह पे गलती माजरत है कि मैं यहाँ पे ज्यादा पेश हुआ हूँ। मेरी बात अब ये देखने वाले खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जाती रंजिश है या सिर्फ एक अफसाना है मोर्चे मैं पर कोई दिए गए उमर बयान शेख का साहब का रिएक्शन। अपॉलोजिस्ट नहीं हूँ कि मुझे उनकी वो करनी चाहिए, मगर मैं समझता हूँ यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सियासत भी हो रही है और बहरहाल उनको जो है मौका देना चाहिए कि वो लाहौर में काम कर सकें। और ये कोई पहले आदमी नहीं है दासू किस्म के, मैंने कहा इनसे बहुत बहुत ज़्यादा लाकू खान जो है ना वहाँ पे लाहौर में पंजाब में ख़ास तौर पे लगते रहे हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा कत्लों के काम लिए जाते हैं। इन पे इल्ज़ाम जो है ना बुनियादी तौर पे वो एक चल रही है IB की रिपोर्ट सोशल मीडिया के ऊपर कि जी उसके अंदर बड़े सख्त किस्म के संगीन इल्ज़ाम हैं। मैंने इनसे पूछ लिया, मैंने कहा जनाब आप ये बताएं कि ये आपके ऊपर ये जो इल्ज़ाम है कि आपको अखलाकी तौर पे फलाना, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता, ये सख्त है, ये सही है क्या? तो उनका ये जवाब था, उनका जनाब ये जो सरगोदा में जब मैं वहाँ था तो ये एक साहब थे निशान हैदर साहब, वो मेरे पास कन्फेस कर चुके थे कि जनाब मैंने आपकी बिल्कुल अच्छी रिपोर्ट भेजी थी, मगर मुझे उस ज़माने में शौकत जावेद साहब जो कि IB के उसके IG रहे हुए हैं पंजाब के, उन्होंने कहा कि इसकी जो है ना ये वाली रिपोर्ट बनाओ। तो मैं उन्होंने कहा जी मुझे, उन्होंने खुद कहा कि उनके कहने पे मैंने बनाई। अब शौकत जावेद साहब याद रहे कि इस वक्त एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है कि गुजरात के एक अकाउंटेंट पकड़े गए हैं जो कि साहिवाल शेखुपुरा में खौफनाक किस्म की ना उन्होंने इंकशाफात किए हैं, जिसमें से ये है कि पुलिस वाले जो है शोधा के जो फंड्स इकट्ठे किए जाते हैं उसके ऊपर मुजरे करवाते रहे हैं और पता नहीं क्या क्या तफसीलात हैं। मगर उसमें एक इल्ज़ाम ये भी है कि शौकत जावेद साहब जो हैं ये नैब इसकी इंक्वायरी कर रही है, ये मेरा इल्ज़ाम नहीं है, नैब का इल्ज़ाम है, ये अखबारों के अंदर खबरें छपी हुई हैं, ये पढ़ी हुई हैं। तो एक इल्ज़ाम ये है कि शौकत जावेद साहब 50,000 रुपये माहाना लेते थे, ये अप्रूवर बन गया, उसका ये बयान है, उसका ये इल्ज़ाम है। और साथ में उन्होंने कहा जनाब ये पता नहीं हॉस्पिटल क्या फंड था उसके नाम पे भी इन्होंने कोई 3 करोड़ से कुछ ज़्यादा की रकम ली थी। तो ये शौकत जावेद साहब के मुतालिक भी अपने भी कोई वो भी इस वक्त इल्ज़ामात की जद में है। क्या साहब इस पे आपका क्या व्यू है? इस तरह बात सामने आए हैं सारे और फिर वो कह भी रहे हैं कि तमाम चीज़ें गलत हैं। 2-4 चीज़ें जैसे अभी आपने वीडियो दिखाई है, अब तक इसको थोड़ा सा ना ये PML नवाज़ को ना एक ओवरऑल देखने की ज़रूरत है। ये पिछले 2 साल में ये मजलूम बने हुए थे, ये बड़े सॉफ्ट हुए थे जी, हम टारगेट हो रहे हैं, हमारे खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट भी है, हमारे खिलाफ इमरान खान भी है, नैब भी है, FI है। सो वो निमे करके चढ़ रहे थे। वो जर्नलिस्टों से भी बड़े अच्छे तरीके से मिलते थे, वो चैनल्स में बड़ा अच्छे तरीके से बिहेव करते थे, एंकर्स के साथ भी दुआ सलाम इनकी अच्छी होने शुरू हो गई, एंकर्स के घरों में आना जाना शुरू हो गया, रेमंड में भी मुलाकातें शुरू हो गई, हम अच्छे बच्चे बन गए हैं। ये देखा PTI वाले जो है ना, जो कि हैं अल्लाह के फजल से, PTI वाले कौन से कम है, ये ट्रोलिंग करते हैं, ये गाली गलौज करते हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, हमारे दौर में ऐसा नहीं था। ये इन्होंने 1.5-2 साल इसी तरह का गुजारा है। ऑल ऑफ सडन जब से इनकी मुलाकातें होना शुरू हुई हैं इधर यहाँ पे अपारे में या उधर पिंडी में, इनके अंदर एक नया एतमाद आया है, अगर आपने नोट किया पिछले कुछ अरसे से। अब ये TV चैनल्स पे भी नहीं संभाले जाते। इनको अचानक जो मरियम नवाज साहिबा का सोशल मीडिया था, उन्होंने ट्रोलिंग शुरू की, बड़े खौफनाक किस्म की गाली गलौज शुरू की इन्होंने वहाँ पे। अभी उसका लेटेस्ट विक्टिम जो है, चले मैं अपने नहीं कहता, बुरा लगता है अपना जिक्र, ये गरीदा फरूकी साहिबा ने जुर्रत कर ली। भाई एक बड़ा डिसेंट सवाल कि गरीदा फरूकी साहब ने एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और उन पर यह रहता भी था एक थोड़ा सा कि शायद उनकी अप्रोच जो है सम टाइम सॉफ्ट होती है, क्या पोजीशन के हवाले से हम सॉफ्ट ही होते हैं अक्सर, क्या पोजीशन को स्पेस देनी पड़ती है। उन्होंने सीधा सा सवाल पूछ लिया मरियम नवाज साहबा से कि आप कह रही हैं कि नहीं मिलना चाहिए, तो एहसन इकबाल साहब तो कह रहे हैं जी कि इस तरह की मुलाकातें होती रहती है दुनिया में। उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए मरियम नवाज साहबा ने, उसका आप जरा डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, उसमें लिखा डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट एंड नास्टी। अब नास्टी का मैं तर्जमा नहीं कर सकता, यहाँ पे आप ये गूगल पे कर लें कि क्या मतलब होता है उसका ये, या उसका जो उन्होंने स्मार्ट का कहा कि किसी वोमेन को, लड़की को आप ये कह रहे हैं स्मार्ट क्यों बन रही हैं। एक तरफ आप अपना वोमेन कार्ड खुद खेलती हैं कि हमारी फैमिली के बच्चे हैं, ये वो बला बला। और पिछले दिनों यह हरासमेंट के हवाले से खवातीन की बड़ी एक तहरीक चली, जिसको यही चला रहे थे कि ऑनलाइन अब्यूज हरासमेंट होती है। इल्ज़ाम लग रहा था कि PTI के ट्रोल करते, PTI वाले भी ये काम करते रहे, अल्लाह के फजल से लाख डिनाई करें सर। उन्होंने जिस तरह का हशर किया उस बेचारी ये गरीदा फरूकी का, उससे आपको टोन का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अभी ये इक़्तिदार इनको नहीं मिला।
अभी से तो ये चीज़ पावर हो में गई नहीं है। अभी ये रांझा साहब जो हैं अभी माशाल्लाह वजीर नहीं बने। अदरवाइज मेरी रांझा साहब के बारे में राय जो है इस ये देखने से पहले मैं उनको वो समझता था कि ये टीवी पे बैठते हैं, अच्छी बात करते हैं, समझदार बात करते हैं, 2-4 इनके हैं यहाँ पे इसके पीएम नवाज के लोग, और मैच्योर बात करते हैं। अब ये चीज़ मैंने देखी है। अब इसके पीछे क्या खड़ा हुआ है? इसके पीछे 2-4 चीज़ें हैं। ये सारे इस पे आए हैं, ये उमर शेख साहब पे। वो ये है कि उन्होंने शान में गुस्ताखी कर दी कैप्टन सफदर साहब की, ज़रा जहन में रखिएगा। ये सारा वहां से आ रही है चीजें। हर कोई अपने आप को लॉयल्टी वहां दिखाना चाह रहा है कि हमारे हाथ चढ़ गया एक यहाँ पे CCOPO चल गया तो हम इसका क्या शर करेंगे। कि कैप्टन सफदर साहब जो है आपको पता है वो भी मैवरे के हमारी तरह, उन्होंने फोन उठाया और उन्होंने उमर शेख साहब पे वही रोप डाला जो पुलिस वाले साहब जहरे। पूरी पंजाब पुलिस तो हमजा ये शहबाज को जाकर इंटरव्यू देती होती थी। उन्होंने कहा ये कौन आ गए जो इंटरव्यू नहीं देते और हमारे ऊपर इन्होंने ये चीजें की हैं। उन्होंने आगे से उमर शेख साहब ने एक बड़ी सीरियस डोज दे दी इसको कैप्टन साहब को, दमाद आला को। वो ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि दमाद आला के साहब की शान में गुस्सा की जा सकती है। तो ये बेसिकली इनका अपना जाती ग्रज भी होगा जो आप उसमें बता रहे हैं। हमने तो उनसे रिक्वेस्ट की थी कि शो में आ जाए, उन्होंने कहा मैंने किसी और शो में जाना है। चलें जनाब आप वो शो भुगताएं, फिर वो ज़रूरी होगा आपके लिए। सो ये जो गुस्सा इन्होंने किया है उमर शेख साहब पे हमें हज़ार इतराज़ होंगे। हमने उनकी कंडमनेशन की, सबसे पहले हमने तनकीद की, उन्होंने माफ़ी मांगी। शहबाज शरीफ की माफ़ी मान ली है पूरे मीडिया ने कि उस पे वो माफी मांगी गई। आखिर शेख साहब को कहना पड़ा कि सही मेरे को माफ कर दो, अब मैं जनाब उतो सरकिया है बताई गरीब कुछ लोगों ने ना मैं आया हुआ हूं ते इतने फंस गया तुम्हारे में इतने पंजाब में गलती हो गई माफ कर दो मेरे को। लेकिन उसको पंजाब का मीडिया, पंजाब के हमारे सियासतदान जो है ना वो माफ करने को तैयार नहीं है। मैं थोड़ा सा इसलिए भी ये कर रहा हूँ कि कुछ लोगों ने ना ठेकेदारी के लिए करेक्टर सर्टिफिकेट देने की वॉशिंगटन में बैठे हुए हैं ना, उन्होंने जिंदगी में कभी रिपोर्टिंग की है ना, वहीं पे बैठ के बता देते हैं कि करप्ट उमर शेख करप्ट जो है ना, सारा वहीं से ठेकेदारी आ जाती है। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा कर रहा हूँ कि मजीद उन्होंने कहा, मैंने कहा कि जनाब आपका, उनका जी अच्छा ये जो IB की रिपोर्ट थी अगर सही होती तो मैं 20वें से 21वें में जो प्रमोट हुआ हूँ, 19 से 20वें में जब ये प्रमोट हुआ हूँ, मैं DIG बना हूँ, तो ये आसिफ याद साहब उस वक्त कमेटी के इंचार्ज थे। उन्होंने इस रिपोर्ट को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के वही ना कमेटी वही होती है ना, उसकी कमेटी होती है, प्रमोशन बोर्ड बनता है ना, तो बोर्ड के जो थे वो इंचार्ज थे। उन्होंने इसको ट्रैश समझ के रद्द कर दिया था, तो इस वजह से मेरी प्रमोशन हुई। अगर वो इसको मानते तो मेरी प्रमोशन ही नहीं होनी थी। यहाँ पे ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे इस्लामाबाद में जो चोर, डाकू और कब्जा माफिया का राज है। तो ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि इस्लामाबाद पुलिस में वो कौन सी सीट है जो कब्जा माफिया के ज़ेर असर चल रही है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, हम काफ़ी दिनों से इस्लामाबाद के क्राइम को रिपोर्ट भी कर रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कब्जा माफिया के हवाले से एक स्टोरी आई थी जिस पर उन्होंने कहा था कि हमने उन पुलिस अफसरान को जो है वो फारिग भी कर दिया। इसकी अंदरूनी कहानी क्या है? और जिसको फारिग किया गया तो वापस भी आ रहा है, वापस भी आ रहा है। ये स्टोरी आमिर साहब ये बताता हूँ। मगर मैं इसके पे बात करता हूँ, मगर मैं भूल ना जाऊँ कि एक और ख़बर जाते हुए देता जाएँ कि PTI की गवर्नमेंट जो है यहाँ पे एक बहुत अरसा इशू चल रहा है कि 1973 के आइन के अंदर है कि जिस सूबे से गैस निकलती है पहले उसका हक है कि 50% वो लेंगे, उसके बाद वो दूसरे सूबों को देंगे। उसकी वजह से ये होता है कि सिंध के अंदर जो है सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है, तो वहाँ रेट ज़रा कम होता है, तो पंजाब में या बाकी सूबों के अंदर वो महंगी पड़ जाती है। अब ये कानून लेके आ रहे हैं गालबन कि उसको फ्लैट रेट करने पे कि जनाब औसतन सबको जो है सिंध को भी जो है ना बराबर करने का। उसके अंदर पहले ही बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं, 18वीं तरमीम पे सिंध कार्ड कहते इस्तेमाल किया जा रहा है। पता नहीं ये कैसे मनवाएंगे सिंध गवर्नमेंट को जो है कि कैसे वो होगा। दूसरा ये CCI से कैसे उसको अप्रूव करवाएंगे। तो एक और फेडरेशन वर्सेस सिंध जो है ना एक लड़ाई आने वाली है बड़ी सारी, और साथ में एक लड़ाई गैस की चल रही है। मैं क्विकली वो भी कह दूं कि प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि जनाब गैस जो है ना की शॉर्टेज आ रही है, बिजली की पहले ही शॉर्टेज हो रही है, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हुई है। मगर मैं सिर्फ ये पॉइंट आउट कर दूं कि उनको जो भी ब्रीफ कर रहा है सिर्फ उनसे ये पूछ लें कि 2018 में कोरोना भी नहीं था, इसका मतलब इंडस्ट्री ज़्यादा चल रही थी, गैस की यूटिलाइजेशन ज़्यादा उस वक्त हो रही थी, तो वो पूरा साल कैसे हो गया था जब आपका सेकंड टर्मिनल की एवरेज जो है 50% 60% से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो
तो फिर गैस की तो शॉर्टेज होगी। तो पहले उसको अगर 100% श्योर कर लें और लोग पैसे बनाना छोड़ दें और जो है मैनेजमेंट अच्छी हो तो काफ़ी हद तक ये चीज़ कम की जा सकती है। हमें सोल्यूशंस बताएं, हमें ये ना बताएं मर गए, गैस की शॉर्टेज आ रही है, कुछ करें, क्योंकि ये मैन मेड है, मोस्टली मैन मेड है। अब मैं आ जाता हूँ इस्लामाबाद पे। ये जो लाहौर की जो सारी लड़ाई है ना, वो ये लड़ाई चल रही है बेसिकली कि 25-30 साल से जो है ना वहाँ पे जो थानेदार बैठे हुए हैं और पुलिस का एक जो नेटवर्क बैठा हुआ है वो वहीं पे पोस्टेड हैं। हमारे दोस्त राना जवाद साहब ने एक दफ़ा काफ़ी अर्सा पहले एक की थी स्टोरी कि 90% ऑफ SHOs आर क्रिमिनल। लाहौर के अंदर उन्होंने स्टोरी की थी कि ये जो 90% जो SHO हैं वो उन सब के क्रिमिनल रिकॉर्ड थे, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई थी, वो चोरियों में डकैतियों में डाले गए थे, मगर वही रिवॉल्व करते थे। अभी वो माफिया PTI मैं समझता हूँ अच्छा कर रही है, तोड़ने जा रही है, पता नहीं अच्छे हैं बुरे हैं। उमर शेख साहब के ये उम्मीद लगा के उनसे बैठे हैं कि ये उस माफिया को बाहर से लाए हैं कि ये ब्रेक करेंगे। तो ये जो सारा उनके खिलाफ रिएक्शन जो आ रहा है ना, मैं समझता हूँ वो प्रीएम्प्टिव हो रहा है। लाहौर में तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं इस्लाम, मगर ये PTI गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश ये है कि उससे बड़ा माफिया जो है ना वहाँ के लाहौर में तो खोकर हैं, यहाँ के जो खोकर बैठे हुए हैं और मलक बैठे हुए हैं वो जनाब यहाँ को भी डील कर लें, क्योंकि लाहौर से ज़्यादा बुरा अब इस्लामाबाद होता जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, कल परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं कि यहाँ पे टोटल जो है एक डाकू राज हो गया, किसी की जान महफूज नहीं है। उन्होंने शहजाद अकबर साहब को, जो कि मैं समझता हूँ कि पार्टली रिस्पॉन्सिबल हैं इन सारे, मैं अगले दिन किस दिन प्रोग्राम में डिटेल बताऊंगा कि कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं इन माफियाज को, काफ़ी हद तक वो उनकी ही सपोर्ट हासिल है। मगर अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई है यहाँ पे, जिसके अंदर पता चला कि माफिया की कितनी ताकत है कि गौरी टाउन के ऊपर एक कब्जों की लड़ाई हुई। कब्जों की लड़ाई के अंदर जो है इधर से भी बड़ी पार्टी थी, उधर भी बड़ी पार्टी थी, और ज़्यादातर जो पैसे बनाए जाते हैं ना वो कब्जों पे है। इस्लामाबाद पुलिस की बुरी हालत इसलिए है कि उनको क्राइम से कोई ताल्लुक नहीं है, और हाउसिंग सोसाइटी सारी हैं रूरल, SP रूरल के अंडर, और वो वहाँ पे जो वो कहते हैं वो ब्रेड विनर है पुलिस का, वो पैसे कमा के देता है, तो फिर वो बाकी सारे कमाऊ पुत्र वो होता है। तो वो कमाऊ पुत्र के ऊपर वहाँ पे मसला आ गया। वो लड़ाई इतनी बड़ी कब्जा ग्रुप के अंदर के इंटीरियर सेक्रेटरी और एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी की भी लड़ाई हो गई आपस में, क्योंकि एक AC साहब निकाल दिए गए, एक CDA वालों को फिक्र पड़ी कि जनाब हम भी इन्वॉल्व हैं, उन्होंने भी अपना एक बंदा निकाल दिया। पुलिस पे प्रेशर आया कि एक SP साहब जो थे, याद रहे कि पुलिस ने जो सबसे इम्पोर्टेंट इस्लामाबाद को रन करती है SP ऑपरेशंस 1 साल से नहीं लगाया हुआ, और ये जो DSP वकार साहब ऑपरेशंस के इंचार्ज हैं, जब ये SSP थे तो उस वक्त ये DIG ऑपरेशंस नहीं लगना चाहते थे। अब ये DIG हैं तो अपने नीचे SSP ऑपरेशंस नहीं लग रहा, क्योंकि इनकी दोस्ती है आजम खान साहब से। तो खान आजम बहरहाल ये लड़ाई जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो पुलिस वालों को महसूस हुआ कि जनाब हमें भी किसी को निकालना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, चुप करके मलिक नईम साहब जो कि सारे कसूरवार माने गए थे, जहाँ सबसे ज़्यादा क्राइम SP रूरल जो थे, उनको इन्वेस्टिगेशन का SP लगा दिया, मतलब तरक्की दे दी। क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर कानून ये है कि अगर आपने इन्वेस्टिगेशन चेंज करवानी हो, मैं कहूँ जी ये SHO पे मुझे एतबार नहीं है, ये SP पे एतबार नहीं है, तो वो सारी इन्वेस्टिगेशन के पास आ जाती है। सो उनको सुपर SP लगा दिया गया कि अभी भी रूरल की अगर वो मौजूदा जो PSP आ गए हैं, ये रैंकर हैं, तो दोबारा उसके बाद आ जाए। अच्छा, ये लड़ाई जब बढ़ गई तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ के जो MNA हैं खुर्रम नवाज साहब PTI के, मैंने उनसे पूछा, मैंने बात की असद उमर साहब से भी कि आप दोनों MNA हैं, तो आप जो है क्यों नहीं इस पे कुछ करते? इस्लामाबाद का हाई कोर्ट कह रहा है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी दाखिला मैं आपको उसी तरफ आ रहा हूँ कि मैंने कहा जनाब हाई कोर्ट कह रहा है, अमेरिकनों ने मना कर दिया है, सारी दुनिया कह रही है कि ये झूठे फिगर देते हैं, FIR दर्ज नहीं करते और फिर FIR के नंबर पेश कर देते हैं। तो असद उमर साहब ने कहा जनाब मैंने खुर्रम नवाज साहब से कहा है, क्योंकि रूरल का ज़्यादा मामला है, कि जनाब आप इंटीरियर की नेशनल असम्बली के चेयरमैन हैं, आप बुलाएं IG को, आप बुलाएं SP को, सारों को सबके सामने फैसला हो जाए कि क्या मसला क्या है। तो खुर्रम नवाज साहब से फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जनाब आप क्या हैं? उन्होंने कहा भाई बाप मैं, की तरह हाथ बांध दिया। उन्होंने भी हाथ बांध दी। उन्होंने कहा
कि जनाब मैं तो जिनके खिलाफ, जिन कब्जा माफिया के खिलाफ लड़के आया बता ना, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गए हुए हैं। ज़रा सा भी ये मसला जब हुआ था लास्ट टाइम, एक पिंडी का कब्ज़ों का मसला हुआ तो डीसी फारिग हो गया इन्हीं शहजाद अकबर साहब ने, फिर इनकी ज़ाती जो ज़मीन की लड़ाई हो गई थी वहाँ से ADC फारिग कर दिया। उनका जनाब मैं तो खुद पता नहीं कैसे जान बचाता फिर रहा हूँ, मेरे घर में खुद 2 चोरियाँ हो चुकी हैं। वो इस्लामाबाद का मैंने कह रहा है, मैंने कहा ना मेरे घर में 3 हुई हैं। मजलूम बेचारे तो इकट्ठे हो गए, विक्टिम इकट्ठे हो गए, मेरे आप फिर गले लगा के रोए होंगे दोनों एक दूसरे। मैंने इनसे कहा शिकायत की, एक दाखिला का वहाँ पे चेयरमैन एक कमेटी का, एक इतने बड़े दबंग किस्म के सहाफी, दोनों के घरों में चोरियां हुई और दोनों ने फिर गले लगा के एक दूसरे को जब पुरसा दिया। मैंने अपनी तरफ से कहा, आंसू भी पूछे होंगे। मैंने बताया, मैं कहना 3 डकैतियां मेरे खानदान में हो गई हैं और मुझे IG साहब से निचले से शुरू हुआ, जाते जाते IG साहब से कह के मुझे FIR दर्ज करानी पड़ी। आज तक आपके इलाके का SP है तो तफ्तीश के लिए कोई घर पे नहीं गया। उन्होंने कहा आप मुझे क्या बताते हैं, मैं आपसे ज्यादा बेबस हूँ। मैं मेरे घर में 2 चोरियां हो चुकी हुई हैं और मैं डरता नहीं हूँ। मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो सारे कब्जा माफिया बैठा हुआ है। शहजाद अकबर साहब और आजम खान की तरफ इशारा कर रहे थे कि सारे मलक और खोखर जो हैं वो इनके लगाए हुए हैं, यही अपॉइंटमेंट लगाते हैं। मतलब SP रूलर जो खबर आपके पास है कि तरक्की देके उन्होंने मलिक नईम साहब को इन्वेस्टिगेशन का मेरी इतला ये है IG साहब इसको प्लीज वो करेक्ट करें अगर मैं गलत कह रहा हूँ। माई इन्फॉर्मेशन सोर्सेज कह रहे हैं कि IG साहब ने जिनको हटाया गया था PM ऑफिस की इंटरवेंशन, इमरान खान साहब को पता है नहीं इश्यूज का, उन्होंने बड़ा एक्शन लिया, पॉजिटिव लिया। इन मलिक नईम साहब SP रूलर को दोबारा उन्होंने रिकमेंडेशन भेज दी है कि इसको SP रूलर दोबारा लगाया जाए। खबर ये है, इसमें से इन्वेस्टिगेशन नहीं है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन टाइम खत्म हो गया। चले वो खुद क्लियर कर देंगे, लेकिन एट द एंड जो क्वेश्चन है वो ये कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑल। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।